जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। मैंने ये तब तक जब तक पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा था कॉपी किया इसको, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है इस मशीन की, ऐसे ही है इसमें भी, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन ही निकालनी है हमने, ठीक है। चलो अब ये सारा कुछ मिटा देता हूँ, बस मुझे टेबल यूज़ करना था। देखते हैं फिर इसमें सूरत हाल क्या बनती है। क्या क्या ऑप्शन है जी इसमें? सारा कुछ ही मिटाना पड़ेगा, तो मैं टेबल ही नवा बना लेंदा। बम 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 बम। कुछ तो लिखा रहे यार बरकत के लिए, अच्छा लगता है ज़रा। तो उस्ताद ने कॉपी किया, चलो को फायदा तो है। अ मशीन कॉस्टिंग 1 million वॉज परचेज 7 years अगो। इसको क्या करूं? इग्नोर, ये संक कॉस्ट है। ये क्या होती है जी? संग नहीं, संक, संग। अ मशीन कॉस्टिंग ₹1000 वॉज परचेज 7 years पहले। इफ़ वी यूज दिस मशीन इन बिजनेस इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज ऑफ 1.5 लाख। यानी कि ये लेट्स से ये रेंटल है, मैं कह लूँ ज़रा बिजनेस में इस्तेमाल करें रेंटल्स एट्सेट्रा, कोई भी आपको ये इनफ्लो है, ये क्या है? इनकम आएगी। अगर बिजनेस में इस्तेमाल करें तो जो भी है बस इनकम, ठीक है, जिसको जो मैं एट्सेट्रा इसलिए लिख दिया। अल्टरनेटिवली इट कुड बी सोल्ड एट अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन इक्विवेलेंट मशीन इन सेम कंडीशन कुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम मार्केट एट कॉस्ट ऑफ 90। अब रेलेवेंट कॉस्ट इस मशीन, ये तो आसान वाला है यार। ऑप्शन नंबर 1 क्या करें जी? वो कहता है इसको अगर यूज़ करें तो, ठीक है, इफ़ यूज्ड इन बिजनेस, अगर यूज़ करें बिजनेस में तो नहीं, क्या चीज़ है वो लिखा क्या हुआ था, उसका नाम क्या लिखा हुआ था? फ्यूचर रेवेन्यूज, ठीक है। तो मैं यूँ लिखता हूँ, इफ़ यूज्ड इन बिजनेस, यूज्ड इन बिजनेस, ज़रा आपके लिए वैसे पर्चे में छोटा कर देंगे, जब सीख लेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वर्किंग शॉर्ट करते जाएंगे, ओके। यूज्ड इन बिजनेस, ये एक ऑप्शन है, इसको बिजनेस में यूज़ करें, ऑप्शन नंबर 1। अगर बिजनेस में यूज़ करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रेवेन्यू फोरगो होगा, ठीक है। तो फ्यूचर रेवेन्यू फोरगो कितना? 150 था, अच्छा 80 क्या था फिर? अच्छा, सही है जी, ये हो गया डन। अगर आप इसको बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 लाख आना है, लेकिन अगर आप इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करें तो ये फोरगो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको बिजनेस में यूज़ नहीं करते बल्कि आप इसको स्क्रैप के तौर पे बेच देते हैं, तो अगर सोल्ड एज स्क्रैप तो फिर आपको क्या मसला आएगा? स्क्रैप वैल्यू फोरगो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, ये कॉस्ट होगी आपकी कितनी? 80,000। और अगर आप इसको बिजनेस में यूज़ नहीं करते, आप इसको स्क्रैप के तौर पे नहीं बेचते बल्कि इसको जहाँ पर या जो भी इसका करना है करते रहें, आप इस जैसी एक रिप्लेसमेंट मशीन ले आते हैं, रिप्लेसमेंट मशीन ले आते हैं, तो फिर आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी जी? अच्छा, ये मैंने इस तरह कर दिया, यानी कि आपके पास एक मशीन के बारे में 3 ऑप्शंस हैं। अब आपने ये 3 ऑप्शंस देने के बाद अब वो आपसे ये कहेगा ना, अगर आप इस मशीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करें तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। अब मैंने आपको कहा था जब भी कभी कॉस्ट से पाला पड़े और एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों तो फिर लोअर की तरफ जाना है। यानी अगर आप बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते, बिजनेस में यूज़ करें तो ये आएगा, ठीक है। अगर बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते और कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फोरगो। आप इसको बेचते हैं स्क्रैप के तौर पे तो आएगा 80, और आप नई मशीन ले आते हैं तो बनेगा 90। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, अगर आपको इनमें से कोई एक कॉस्ट इनकर करनी पड़े तो क्या करेंगे? बेसिकली आप क्या करेंगे? आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं अगर मशीन को,
तो आप उसको कर ही जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब, आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने, ये क्या है, ये इनकम्स हैं, ये क्या है, अब आपने इनमें से, ये इनकम्स हैं, इनकम्स, ये क्या है, आपको 1.5 लाख आना था, फोरगो कर देंगे, आपको स्क्रैप वैल्यू आनी थी, और ये क्या है, ये कॉस्ट। अब इनको अलग अलग करना पड़ेगा, क्या मतलब, हाँ आप इसको यूं कर लें, ए और बी में से आप पहले डिसीजन लें, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, इनकम्स हैं, और ये क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, तो तोड़ दूं इसको मैं, सुनो, जी बेटा, बल्कि ए और बी ही कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है, चलो चल ए और बी में से पहले डिसीजन लें, जब भी कभी कॉस्ट सामने आए तो लोअर, जब भी कभी रेवेन्यू सामने आए तो हायर। ठीक है, अब आपके सामने 2 कॉस्ट हैं या 2 रेवेन्यू हैं, 2 रेवेन्यू हैं, तो आपने यहाँ से डिसाइड किया कि आप, अगर ये वाला आपके सामने डिसीजन आए, अगर कभी इस दोराहे पे आए, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप पसंद करेंगे इसको बेचना नहीं है, इसको मैंने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। नाउ दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट, दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग मशीन जो आपके पास मौजूद है, ऐसा ही है, ये मौजूद है ना, इसको आप यूज करो बिजनेस में, या इसको आप कबाड़िए को बेच दो, क्या करोगे, ऑप्शन 2 है, क्या करोगे। मैंने कहा जी 1 मिनट बताता हूं, अगर इसको यूज करें तो 1.5 लाख आना है, और अगर कबाड़िए को बेचें तो 80 आना है, तो ठीक है जी, मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, मैं तो इसको यूज करना पसंद करूंगा, तो हायर ऑफ ए और बी। और ठीक है, ये समझ आई है, जी बेटा, बोले बोले बोले, मैं इतने ही हाँ जी बेटा, बेटा रेवेन्यू फॉर गो करेंगे तो कॉस्ट बनेगी ना, ये कॉस्ट बन नहीं गई, ये देखो देखो, मैं समझाता हूँ, मैं 1 मिनट पहले मैं लिख लूँ ज़रा, मैं समझाता, मैं इतने ही, मैं किधरे नहीं जानता, डिसीजन मेकिंग में तो मैं कहीं भी नहीं जाया करता, मैं तो घर भी नहीं जाता होता, इधर ही बैठ जाता हूँ, ज़्यादा हो गई, थोड़ा घटाओ फिर, हाँ जी, हायर ऑफ, अभी समझाता हूँ, ए और बी। ठीक है बेटा, अच्छा अब इधर देखो, मैं समझाने लगा हूँ आपको, बहुत सादा बात, ये मशीन मेरे पास मौजूद है, अगर मैं इसको बिजनेस में यूज करूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये लफ्ज मैं हटा देता हूं, अगर मैं इसको बिजनेस में यूज करूं तो क्या आएगा, और अगर आज कबाड़िए को बेच दूं तो क्या आएगा। अब ये दोनों रेवेन्यू हैं, इन इन नहीं, रेवेन्यू नहीं है, ये है ना। अब मुझे बताओ, अगर मुझे डिसीजन लेना हो इस मशीन के बारे में, तो क्या मैं इसको इस्तेमाल करके 1.5 लाख कमाऊंगा, या इसको आज बेच के 80। नहीं, 1 मिनट, इससे सवाल कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, मशीन मेरे पास पड़ी है, इस मशीन को मैं आज बिजनेस में इस्तेमाल कर ही जाऊं तो कितने आएंगे, और कबाड़ियों को बेचूं तो कितने आएंगे। अब मुझे बताओ, पहले ये अलग डिसीजन लेना है, बाद में इसको यूज करने की बात करेंगे, अभी पहले ये डिसाइड तो करो इस मशीन के बारे में आपका क्या फैसला है। तो मशीन के बारे में क्या फैसला है, हायर, क्या है, हायर। अब आपको ये 1.5 लाख रुपए खोना पड़ेगा अगर आपने ये मशीन अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल की। ये स्टेप 1 था, इसमें मैंने क्या निकाला है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनती है मेरी, इनमें से हायर जो मैं फोरगो करूंगा। तो भाई ये अलग अलग डिसीजन है, अब बात समझ आई है, मैंने वो फोरगो इसलिए वहां से उठा दिया, ठीक है, वो फोरगो करूंगा मैं अगर मशीन को इस्तेमाल करूं, लेकिन पहले ये डिसाइड फोरगो करूंगा क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है, बच्चों को फंसाती है, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं इस पर। सुकून से देखें, मशीन मेरे पास पड़ी है, बिजनेस में इस्तेमाल करूं तो मिसाल के तौर पे किराए पे दूं, यूं कह लेते किराए पे दूं तो क्या आएगा, 1.5 लाख, कबाड़ी को बेचूं तो क्या आएगा। तो पहले मुझे बताओ क्या करना पसंद करोगे इससे, ये 1.5 लाख इससे कमाना चाहोगे, डिसाइडेड। अब अगर आपने इस मशीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लिया तो ये 1.5 लाख फोरगो करोगे। नाउ दिस विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट, इफ दिस मशीन इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट यू विल लूज दिस 1.5 लाख, क्योंकि आप पहले डिसाइड कर चुके, इधर तो मैंने जाना ही नहीं। ये बात किसको नहीं समझ आई अभी भी, मैं फिर समझाता हूं। अब जाग के सुने, पहले सोए रहते हैं, साथ वाले से बात करते रहते हैं, फिर कहते हैं दोबारा समझाएं, कोई गल नहीं, ऐसे वखरे पैसे 5-5 रुपए काट लो जी। मशीन कितने में, मशीन ये मशीन है हमारी, एक तो कोई रोज यही, कल एसी था, हमारे पास मशीन मौजूद है, ठीक है, ये मशीन है, इस मशीन को हम किराए पे दें तो 1.5 लाख रुपए रिसीव करेंगे किराया, और अगर हम इसको कबाड़िए को दे दें तो
80,000 मिलेगा। पहला तो ये डिसाइड करो इस मशीन से क्या पसंद करोगे आप फ़ायदा लेना, किराए पे देना। अब ये मशीन आपको क्या फ़ायदा दे सकती है? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया नजर आ रहा है सबको? अगर मैं इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करूं तो मैं क्या खोऊंगा, 1.5 लाख या 80,000? ये बात बाद की है। बात समझ आई? तो पहले आपने ये देखना है ये दो पॉसिबल रेवेन्यूज हैं इस मशीन के, ये दो पॉसिबल रेवेन्यूज हैं, ये रेवेन्यू हैं। तो रेवेन्यू में क्या लेना है? हायर। अब ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस मशीन के बारे में 1.5 लाख रुपए का फैसला कर लिया है कि ये मशीन मैं 1.5 लाख वाले फायदे में करूंगा, स्क्रैप नहीं करनी, मैंने किराए पे देनी है। ओके, अब आ गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने अब इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया तो आई विल फोरगो दिस 1.5 लाख। ठीक है, इसलिए मेरे लिए क्या हो गई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 1.5 लाख। यहां तक को मसला। अच्छा, अब ये तो हो गया सी, यानी कि यहां से मैंने डिसाइड क्या कर लिया, ये करना है ये नहीं करना, इसलिए मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई? अगर मैंने मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किया आई विल लूज दिस। ओके, और अगर ना किया तो ये आ जाएंगे। ये बात खत्म। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? एग्जिस्टिंग मशीन, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं, थोड़ा और मीठा डालता हूं, और अच्छा होता जा रहा है मामला। ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फांस फसैया हो जाए ना, बाद में बच्चा फिर इसके बारे में परेशान ही रहता है। मटीरियल कल शुरू हो जाएगा, मुझे कुछ जल्दी, वैसे आज हो जाएगा, 20 मिनट हैं, शुरू तो हो जाएगा जी। इधर देखें जी, एग्जिस्टिंग मशीन की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है जी? अगर एग्जिस्टिंग मशीन को हम यूज़ करें बिजनेस में तो हमें 1.5 लाख का फ़ायदा आना है, स्क्रैप करें तो हमें 80,000 का फ़ायदा आना है। तो हम क्या करना पसंद करेंगे? 1.5 लाख। अब अगर ये एग्जिस्टिंग मशीन मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करूं, तो आई विल लूज दिस 1.5 लाख। यहां तक को मसला। अगर नहीं करेंगे तो बेटा फिर कुछ और कहीं से लाना तो पड़ेगी ना मशीन, वही तो अब जा रहा हूं, उस तरफ तो जा रहा हूं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन क्या है? नंबर 1 क्या था जी? यूज्ड इन बिजनेस। इसका क्या कंक्लूजन निकला? अगर बिजनेस में एग्जिस्टिंग मशीन बिजनेस में यूज करेंगे, बल्कि यूं, एग्जिस्टिंग मशीन का डिसीजन क्या निकला? 1.5 लाख रुपए इससे फायदा लेना है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे तो ये 1.5 लाख फोरगो होगा, अगर यूज नहीं करेंगे तो ये 1.5 लाख फोरगो नहीं होगा। यहां तक को मसला। यानी अगर आपने अब इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना है तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 1.5 लाख। इस पर किसी को एतराज है तो फिर हाथ खड़ा करें, मैं समझाता हूं। चलें आगे। ठीक है, अब वो कहता है एग्जिस्टिंग ਨੂੰ माफ कर दो, हुन जाके कबाड़िए से इस जैसी एक मशीन ले आओ। ये है ऑप्शन नंबर 2 जी। बेटा वो तो देखते हैं ना, फिलहाल तो मुझे बताओ, मैंने ये कहा कि इन दोनों एग्जिस्टिंग मशीन से क्या पसंद करोगे आप, ये डिसाइड किया। अभी अगली बात मैंने ये करके छोड़ दी, अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करो तो ये 1.5 लाख चला जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये 1.5 लाख नहीं जाएगा। अभी अगली बात पूरी ना हुई। अगर सवाल यहां खत्म हो जाता, अगला ऑप्शन ना होता, तो मैं कहता इस कॉन्ट्रैक्ट में इस मशीन को इस्तेमाल करो, वी हैव फॉरगोन दिस 1.5 लाख। लेकिन सवाल जालिम एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने क्या कहा? और छड्डो यार एग्जिस्टिंग मशीन नू, किधर गई? एक इक्विवेलेंट मशीन इसी सेम कंडीशन में आपको बाजार से मिल रही है, कितने की? 90 की। तो रिप्लेसमेंट मशीन के रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? बल्कि यूं नहीं लिखता मैं, रिप्लेसमेंट मशीन है, उसकी परचेज प्राइस, उसकी परचेज कॉस्ट क्या है? कितनी है? 90 है। अब मुझे बताओ, सियाने में आने बनो, मुझे बताओ, आप अगर एग्जिस्टिंग मशीन को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते हो, अब दोनों कॉस्ट हो गई। यहां पे क्या किया हमने? ये हमने क्या किया है? ये रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू था, इसमें से क्या लिया? हायर। ये डिसाइडेड, डन एंड डस्टेड, आगे आए। अब ये क्या है? हायर क्या बन गया? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये कॉस्ट आ गई। अब ये डिसाइड करके ये कॉस्ट बन गई। अब ये क्या है? अगेन कॉस्ट। अब इन दोनों में से क्या करोगे? अब बात समझ आई है? बात पूरी हुई क्या? एग्जिस्टिंग मशीन को अगर हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे तो वी विल लूज दिस, और तुमने जो लूज कर दिया है ना, तुम्हारी एनके यहां पड़ी हुई नहीं पढ़ सकी वो। फिर अब मुझसे सवाल ना पूछना, मैं आधे घंटे पे लगाऊं और बच्चों को आ गई समझ। चुप है, ऐनक भी उल्टी रख के गया होगा, सब उल्टा नजर आया होगा। भाई समझ आइए ये बात की।
इसको बताओ कितना मुश्किल पॉइंट था, कितना मुश्किल पॉइंट था। वाह तुम तो गए। हाँ अच्छा जी, अगर ये मशीन आपके पास मशीन पड़ी है, इससे आप दो फायदे ले सकते हैं। इसको ना देखें अभी, दो फायदे ले सकते हैं। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हारे लिए, बाकी का भी भला हो जाएगा। ये मशीन आपके पास मौजूद है, इससे आप दो फायदे ले सकते हैं। इसको किराए पे दे, मिसाल के तौर पे 1.5 लाख आएगा, कबाड़िए को बेचे तो 80,000। क्या करना पसंद करेंगे? तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है इस एग्जिस्टिंग मशीन की। अब अगर सवाल यहां खत्म हो जाए और वो कहे ये एग्जिस्टिंग मशीन कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लो, तो योर रेलेवेंट कॉस्ट इज दिस 1.5 लाख, फोरगोन। लेकिन उसने कहा रुको रुको, कहां जा रहे हो, अभी इधर तुम्हें एक और ऑप्शन भी देता हूं। क्या? इसको छोड़ो, इस जैसी मशीन बाजार से ले आओ, 90 की मिलेगी। हमने कहा तो फिर हमें पागल डीओजी ने काटा है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग मशीन का 1.5 लाख लूज करें, इसको कमा लेते हैं, मशीन दूसरी बाजार से पकड़ लाते हैं, वो 90,000 की मिल जाएगी। इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट इज लोअर ऑफ सी एंड डी। अब ये ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। दो स्टेजेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है, बच्चा इसीलिए यहां पे फंसता है। तो कभी कभार मैं मटेरियल के बाद ये करा देता हूं, मैं कहता हूं कल करेंगे, और कभी आज तो ऐसे ही कर दी, 2 दफा ऐसे ही किया था, मैंने कहा बाद में करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा वो अपने मसाइल हैं, इस मसले को यहीं खत्म करके जाए। तो ये अल्टीमेट सवाल है, जबरदस्त सवाल है, इसलिए मैंने वहां पर रूल में ये बात नहीं डाली। यहां पर हम डाल सकते थे क्या, यहां पर मैं लिखता लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन के अंदर फिर हमने चूंकि रेवेन्यू से तो हायर लेना था, लेकिन यहां पे होता तो आप बिल्कुल ही उड़ जाते। आज समझ आ गई ना, आधा घंटा लगा के, ठीक है। तो आप अपने आप से यहां पे मैं लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं, आई थिंक लिख दूं। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं लिख दूं, बाद में ये ना कहना है कि गीता जी, बता रहा हूं मैं लिख रहा हूं, लिख दूं। इसको साइड पे करना पड़ेगा, पायन जरा साइड पे होना, चंगे वाले शरीफ आदमी नजर आते, तुम साइड पे हो जरा। ले जी, तो रेलेवेंट कॉस्ट एग्जिस्टिंग मशीन की पूरी कहानी अगर देखनी है, लिख दूं या रहने दूं? इसमें दिल नहीं मान रहा, लिख दूं। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो तो बीच वाला रूल था ना, वो तो अलग है, जनरल रिप्लेसमेंट। ये क्या मतलब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी, इधर देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो क्या हो रही थी, 1.5 लाख, ऐसा ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो क्या हो रही थी, 1.5 लाख, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आ रही थी, 90। तो हमने क्या कहा, लोअर को पिक करो, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। अब 1.5 लाख तक आने के लिए पहले एक अलग रूल लगा था, वो हमने रेवेन्यू के रूल से देखा था कि हम मैक्सिमम क्या फायदा ले सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मशीन से, जो अगर हमने फोरगो करना है तो हम निकाल सकें, ठीक है ना। यार ये मिटाना तुम, वैसे लिखा रहे एग्जिस्टिंग एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। असल में ना सुनो, ये जरूरी नहीं है कि इस अल्टीमेट लेवल तक सवाल जाए। देखो ना कौन सा नंबर है सवाल का, 24वां, सबसे आखिरी था, करवाता एंड पे हूं, मैंने आपको पहले करा दिया, ठीक है। ये अल्टीमेट है, ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीजें हों, कोई एक इनमें से दी होती है, कोई एक दी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल सिर्फ इतना, जैसे मैंने आपको हर स्टेप पे रोक के नहीं बताया, सवाल में सिर्फ ये लिखा होगा एक एग्जिस्टिंग मशीन है हमारे पास और उसको अगर हम बिजनेस में यूज करें तो 1.5 लाख आएगा। सुने सवाल पर्चे के अंदर कैसे होना है, सुने सेकंड लास्ट सुने ना, फिर बाद में लड़ाई कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जी सवाल में ये लिखा होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए, इधर देखें, स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए, अगर हम उसको बिजनेस में यूज करते हैं या रेंटल पे देते हैं तो 1.5 लाख आएगा, सवाल खत्म। नाउ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में यूज करें तो व्हाट विल वी फोरगो, 1.5 लाख, सिंपल, सवाल खत्म। सवाल एक स्टेप आगे जा सकता है, क्या करे, सवाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 दे। अगर आप यूज करते हैं तो यानी किराए पे देते हैं तो 1.5 लाख आता है, कबाड़ियों को बेचते हैं तो 80,000 आता है, ठीक है। तो अब बताओ क्या करना पसंद करोगे। अब यहां पे हमने रूल लगाना है, दोनों रेवेन्यूज हैं, इनमें से हायर सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे ये हमारा इस मशीन से आने वाला फायदा है। अगर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिया वी विल फोरगो दिस 150, ठीक है, ये नहीं लेना।
अब यहाँ पे भी सवाल रुक जाता है, नॉर्मली यहाँ पे रुक जाता है। अगली कहानी तो शायद इलस्ट्रेशन में ही है, मुझे IQ के सवाल में कहीं नजर आई नहीं है, वो एक स्टेप और आगे चलेंगे। ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों में से हायर विल बी आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ वी यूज दिस मशीन ऑन अपना कॉन्ट्रैक्ट वी विल लूज दिस 1.5 लाख। गॉट इट? चलें आगे। लेकिन इस सवाल ने एक कदम और आगे बढ़ के कहा, ठहरो ठहरो, एग्जिस्टिंग मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो हो तो ये होगा, और अगर इसी जैसी कोई मशीन ले आए तो इतने में पड़ेगी। तो हमने कहा लो, फिर एक और ऑप्शन आ गया, ये दो में से एक निकाला था, अब इसके मुकाबले में ये आ गया। नाउ दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, दिस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वी विल गो फॉर कॉस्ट है तो लोअर। आखिरी वाले भाई नींद आ रही है, समझ आ गई है, तो फिर सो क्यों रहे हो? छलांगे लगाओ, छलांग, खड़े हो जाओ बेंच पे, जल्दी करो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, खड़े हो जाओ बैंक पे, बेंच पे। ये चीज मेरे अजीज, बैठ जाओ। अब कुछ आंख खुली? पेपर में जो खुली थी उसकी बात नहीं कर रहा, अब ये भी की बात कर। अच्छा जी बच्चों, ये सही है और ये बात समझ आई? तो देखो, रेवेन्यू कंपेयर करके पहले क्या निकाला? हायर। अब ये हायर हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, ऐसा ही है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक और मुकाबला आ गया। तो अब क्या है जी, रेलेवेंट कॉस्ट दो बन गई, तो इसमें से अब कौन सी सिलेक्ट करनी है? लोअर। इस लेवल तक मैंने नहीं देखा सवाल को जाते हो, यानी एक ही सवाल में ये सब कुछ हो, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मली सिर्फ यहां तक आएगा, या बहुत हाथ दो तो ये दोनों काम करके यहां पे रोक देता है सवाल आई। ओके, तो इसलिए मैंने कल वाला काम जो लिखा था ना कि एग्जिस्टिंग एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फोरगो करनी है, तो काम पूरा हो गया था। ये तो जरा एक स्टेप आगे चलेंगे। तो एतराज तो नहीं है? अगर एतराज है तो मैं मिटा देता हूँ, रिवर्स कर दो सारा कुछ, यहां से मिटा देता हूं इसको, लिखा रहे, चलो मर्जी है आपकी। ये जो है ना, ये इसका है बस। ओके डन। अच्छा हाँ, तो येलो है असल में रूल, लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेफर कर सकते हैं इसमें, पास ये इलस्ट्रेशन 24 सारी क्लास ही लगेगी। चलो समझ तो आ गया ना, समझ के चलते रहे। आई हैव नो रश, आई एम इन नो रश। चलें आगे, मटीरियल शुरू करें। माई इंग्लिश इज फास्ट, ओके, यू विल नॉट कैच इट, कैच मी इफ यू कैन। नंबर 3, यार पता है वैसे प्लान में आज क्या था, मैं सही बता रहा हूं कि मटेरियल की कम से कम सारी जो कैलकुलेशन है वो सीख लेंगे और उसमें एग्जाम्पल भी कर लेंगे और फिर आपको होमवर्क मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, असल ये है कि जो सीखना था वो तो सीख लिया ना कम से कम। ये कोई अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बहुत मुश्किल तरीन एडजस्टमेंट ये हो सकती है फिक्स एसेट की। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल आएगा तो उसके अंदर यही ऑप्शन है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और नॉन करंट एसेट की। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं, वो है मटेरियल। तो आप शुरू कर रहा हूँ आज, अब कल जाके इंशाल्लाह ये रूल्स पूरे होंगे, फिर कल आप उसको होमवर्क में लेके जाएंगे, परसों मैं उन होमवर्क को डिस्कस करूँगा, फिर मैं लेबर शुरू करूँगा और अल्लाह करे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि स्मॉग की ऐसे खबरें अजीबो गरीब भी आ रही हैं, ठीक है जी। बेटा मैंने तो नहीं सुनी जी। जी जी, क्योंकि सवाल मेरा यहाँ ख़त्म हो गया ना। इस सवाल ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि ये कोई एसिड बाद में बचेगा, तो शायद ये एसिड जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ये भी नहीं बताया हुआ। बहरहाल इस कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा ही तबाह हो जाना है समझो ये, क्योंकि उसने अलग से कुछ बताया नहीं ना। सवाल कहाँ से आ रहा है, हाथ खड़ा करें ज़रा। हाँ, तो मेरे दोस्त, उसने ऐसी कोई बात की है कि ये 1 साल बाद कोई वैल्यू दे देगा? अगर वो कह देता कि इतनी वैल्यू बचेगी तो फिर सिर्फ वही वैल्यू लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर कहता कि 20 का फिर भी बिक जाएगा, तो फिर मैं 50 लेता, यहाँ पे सॉरी 70 लेता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब 90 का एसिड आएगा तो चला जाएगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट यूज हो जाएगा। ओके ठीक है, जितना सवाल बताए सिर्फ उतना चलना है। देखो मैं हर स्टेप पे रोक के इसलिए बताता रहा हूं, खुद से असम्पशंस नहीं लेनी, बोले जाए आपस में, शाबाश। मटीरियल और लेबर भी बहुत टेंशन है, लेकिन मटेरियल पहले कर लें। नंबर 3, ऐसे ही बेटा जैसे आपने बहुत ही आसान, शदीद तरीन आसान कॉन्सेप्ट सीखे हैं,
मटेरियल का उससे भी आसान है। यानी जो मुश्किलें थी ना वो इतनी आप पे पड़ी हैं कि अब आसान हो गई हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी आप पर कि आसान हो गई। अच्छा जी, मटेरियल जो है ना, मटेरियल आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करना है तो दो सूरतें हो सकती हैं। या तो मटेरियल आप बाज़ार से ख़रीदें या आप ख़ुद वो मटेरियल प्रोड्यूस करते हो। है पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहली चीज़ तो मैं ये दो कैटेगरीज बना दूं कि मटेरियल इफ़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ, बाय द बिजनेस, यानी हमें जो मटेरियल चाहिए वो हम खुद ही बना भी रहे हैं। यानी हमारी एक चीज़ बन रही है ऑलरेडी हमारी फैक्ट्री में, जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें उसकी प्रोडक्ट ने इस्तेमाल होना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये प्लास्टिक की बॉटल जो है, ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, हम ऑलरेडी प्लास्टिक ही बना रहे हैं, तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होना है वो हमारा प्लास्टिक ही है। बिल्कुल हो सकता है, ये मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एकदम से जब क्लास स्पीड पकड़ लेती है ना, टाइम तो समझ नहीं लगती। पता लगा आप लोगों को कोई गड़बड़ है ज़रूर, मुझे लगता है कुछ। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करें आप सारे भी, बरकत नहीं रहती। क्या चक्कर है? बहुत पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, इफ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी इट सेल्फ। अच्छा जी, इसको इन हाउस भी कहते हैं, इन हाउस प्रोडक्शन। मटेरियल इन हाउस प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? खुद नहीं बनाते। खुद नहीं बनाते तो परचेज करेंगे फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। इफ मटेरियल इफ परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, आउटसाइड सप्लायर। ठीक है जी। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट, जो आपने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एवेल्यूएट करना है, उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपके अपने पास कोई नहीं होता, वो आपको बाहर से। तो दो ऑप्शंस तो पहले बन गए। नंबर वन इज प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ, एंटिटी खुद प्रोड्यूस कर रही है। और नंबर टू इज कि प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि आउटसाइड सप्लायर से परचेज करती है मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल ना। अब आसान जो है, सबसे ज़्यादा आसान जो है वो फ़िलहाल आपके लिए यही है, अगर आपकी एंटिटी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है मटेरियल, क्योंकि ये आपको पता है। अब सवाल यूँ आएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है। अच्छा, जितना पिछला पढ़ लिया उसमें कोई मसला तो नहीं है ना? आगे चलने से पहले ये स्टेप ज़रूरी है। अच्छा, हमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर जो मटीरियल चाहिए वो हम खुद बनाते हैं। तो फिर क्या करें? फिर बना लें। सादा बात है भाई, यार सादा बात भी कभी जवाब दे दिया करो। एक तो बड़ा मसला है, मैंने आपको कहा IKF के स्टूडेंट का एक बड़ा मसला है, सादा बात भी लिखी हो ना, कहता नहीं इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। बहुत सादा सी बात मैंने की है। मैंने कहा अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है और आपको उसमें जो मटेरियल चाहिए है वो मटेरियल आप खुद बनाते हैं। जैसे आप मुंह बनाते हैं, थोड़ी देर बाद क्लास लेट हो गई है, ज़्यादा पढ़ लिया, होमवर्क दे दिया है, टेस्ट है, कल टेस्ट है, टारगेट कॉस्टिंग तो उसका सिलेबस है ही। थोड़ा सा मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग भी टेस्ट कर सकता हूँ, जितनी पढ़ा दी है। फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स की और फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स की आ सकती है आपको, छोटी सी सवाली कोई। ठीक है। अच्छा, चलें वापस आए। तो देखा मुंह बना है ना, ये मुंह नहीं बनाना। ठीक है। मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो वो आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करें फिर? प्रोड्यूस कर लें यार, कर लें प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस इट इन हाउस, यानी कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आया है और आपको उसके ऊपर जो मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड था वो आप खुद बनाते हैं। तो भाई बना लें, कॉन्ट्रैक्ट में लगा लें। अच्छा, ये बात तो सारा मिनाना बताएं, आप कहानी शुरू किए हुए हैं 2 दिन से। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है तो हमें बताएं। अगर ये मटेरियल हम खुद बनाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी हमारे मटेरियल की? तो आप बताएं आप किस खेत की मूली हैं? अच्छा, मूली की अंग्रेजी क्या होती है?
वो तो वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप किस फील्ड की रेडिश हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मूली की अंग्रेजी क्या। मैंने कहा पूछ लूँ, मेरी अंग्रेजी तरफ फंसती है। अच्छा चलिए जी वापस आए। तो मुझे बताएं आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी जो मटेरियल आपने खुद बनाना है। जो वेरिएबल कॉस्ट हैं प्रोडक्शन की, मटेरियल प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर कोई फिक्स कॉस्ट भी है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली, यानी ये मटेरियल अगर हम बनाएं तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ जाएगी, तो वो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप प्रोड्यूस करेंगे इन हाउस तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी, पहले तो रूल लिख लेना, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ ऐसे कहते थे छोटे होते हुए, जो कायदे आजम का मजमून सुनाते हुए, कायदे आजम जो है वो कायदे आजम, सर मुझे पता है, मिस मुझे पता है, 25 दिसंबर 25 को कायदे आजम ना, कायदे आजम। ऐसे ही रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। असल में टाइम कम रह गया ना, अब मैं चाह रहा हूँ इधर ना जाए खैर, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ, कल भाई मैंने 55 पे शुरू कर देना पढ़ाना, ठीक है ना, आप 50 पे आए। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने ज़बानी बताया बस उसी को मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए आगे सवालों में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आके देख लेंगे हम, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी कैसे, वेरी 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 सिंपल, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, ठीक है जी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल लिखना ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ये ठीक है, थोड़ी सी बचत कर लीजिए ना, है। तो जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में वेरिएबल कॉस्ट आपने लेनी है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। ये जनाब आपकी जो कॉस्ट आएगी, यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरा एक यूनिट बनाने में 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है और 5 रुपये की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट लगती है। तो इसका मतलब मुझे एक यूनिट कितने का पड़ेगा, और मेरे इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 10 यूनिट लगने हैं, तो 15 × 10 मेरी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई, कोई मसला। अब एक छोटी सी बात और लिख देता हूँ, मैं परचेज की तरफ आज जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। वो छोटी सी बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, कभी कभी ऐसा भी होता है सवाल में, अच्छा ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, मतलब मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, आपको पहले से वो पता होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ सवाल में लिखा होगा कि ये 15 रुपये में एक यूनिट आप मैन्युफैक्चर करें तो पड़ता है, लेकिन यही आपको बाहर से भी मिल जाता है, खुद ना बनाएं बाहर से खरीद लें। तो अगर लिखा हो बाहर से खरीदें तो 13 रुपये का पड़ेगा, तो क्या करोगे, और अगर बाहर से खरीदें और 17 रुपये का पड़ेगा तो ये मैं लिख रहा हूँ कि समटाइम्स मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑप्शंस, हाँ तो उधर आए या जिधर भी आए, अगर दोनों ऑप्शंस हों, कोई एक ऐसा मटेरियल है जो आप बना भी सकते हैं परचेज भी सकते हैं, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे, सम टाइम मैन्युफैक्चर एंड परचेज बोथ ऑप्शंस आर गिवन, तो हम क्या करेंगे जी, वी विल सेलेक्ट लोअर, ठीक है। अब ये बस वैसे बता दिया आपको, वी विल सेलेक्ट लोअर, डन जी, सही है। ऐसे ही कल हम इंशाल्लाह परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर की बात करेंगे, तो उसके अंदर तो अच्छी खासी लड़ाई है, ठीक है। तो बस यहाँ तक है, फिलहाल आज कोई होमवर्क नहीं दे सकता। जो क्वेश्चन आपने किए थे, जो रूल्स हैं, ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टारगेट कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ बीन कम टू माई मेमोरी, and that is what is that
रिवीजन क्वेश्चन अभी तक नहीं बताए। आप लोगों ने खुद से तो कभी कहना कुछ नहीं, आप लोगों ने खुद से तो कभी कहना कुछ नहीं कि सर हमें बता दें, करा दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसे आप नकम्मे नखट्टू लोग हैं। कौन सा चैप्टर है जी? ये 3 सवाल हैं आपके पास, इनको आपने टारगेट कॉस्टिंग में रिवीजन के लिए कर लेना है। आज कल टेस्ट है और साथ में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।